हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है और ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे इसका अकाउंटिंग होता है, कैसे अलग इसका अकाउंटिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी है। अपने जो भी उसके मेंबर्स हैं सोसाइटी के, है ना, तो उसके मेंबर्स के को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये फर्म बना हुआ रहता है। अब आप यहाँ पे देखो कि इसे और क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को और क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बना हुआ है, इसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो कैसे अलग है जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे। NPO prepares an annual or final accounts reflecting the financial transaction of the organization in a summarized form for its member to comply with its statutory requirement and for seeking grants. फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इंक्लूड। अब है क्या, इन्हें भी पूरा अकाउंटिंग करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को लेके। किस वजह से, तो एक तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी कि लॉ का रिक्वायरमेंट है उसके वजह से, और ग्रांट्स वगैरह लेने के लिए भी इन्हें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा, आपने पढ़ा था प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंट कैसे बनता है या फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स उसमें तीन आ जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। तो वहां पे दो चीज था हमारा, यहाँ तीन है। क्या क्या है, एक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें है क्या ये हम लोग देखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो जस्ट लाइक कैश बुक है। किसके अकॉर्डिंगली होता है, कैश बुक के जैसा होता है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं है, लेकिन कैश बुक का ही समरी हो जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, उसी के जैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है। और बैलेंस शीट तो ये कॉमन है ही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, तो सरप्लस और डेफिसिट पता चलता है। यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ये वर्ड यूज नहीं किया जाता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अभी बीच बीच में एनपीओ वर्ड भी यूज करूंगा, तो आप समझ जाना कि ये शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ ही इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आते हैं हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसका जो अकाउंटिंग होता है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। एनपीओ का जो अकाउंटिंग होता है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। तो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, आप देखोगे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे बनता है, यानी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारा बनता है एनपीओ में। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, तो अगर ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली हम लोग कैटेगराइज कर पाएंगे नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। देखो वहां पे नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता था, जितने भी एक्सपेंस थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर इनकम जो था वो भी उसी में हमारा चार्ज होता था। ठीक है, उसके लिए सेपरेटली इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए कोई सेपरेटली कोई अलग कुछ नहीं बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कुछ हमारे खर्च हैं और कुछ हमारे इनकम है, कुछ हमारे एक्सपेंस हो जाएंगे और कुछ हमारे इनकम होंगे। तो कुछ फंड बनाए जाते हैं इनके लिए, कुछ इनकम के लिए और कुछ एक्सपेंसेस के लिए फंड बनाए जाते हैं। और उस फंड के अकॉर्डिंगली ही क्या होता है, इनकम और एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट होते हैं। जैसे रिसीट ऑफ डोनेशन एंड इनकम रिलेटिंग टू पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू दैट पर्टिकुलर फंड। अगर कोई रिसीट हुआ है, वो अगर फंड से एक फंड से रिलेटेड है तो उसी फंड में क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा। और उससे रिलेटेड कोई खर्च है तो उसी फंड में मेंशन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग फंड। अब अगर बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया, मान लेते हैं हमारे पास
एक सेकेंड, सॉरी, बिल्डिंग है हमारे पास और बिल्डिंग के लिए क्या आया, डोनेशन आया। ठीक है, अब बिल्डिंग के लिए जब डोनेशन आया तो वो डोनेशन बिल्डिंग के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो डोनेशन क्रेडिट हो जाएगा उस फंड में, यानी कि जुड़ जाएगा। और अगर कोई एक्सपेंस है, जैसे क्या हो गया कि लेबर को पेमेंट करना पड़ा, है ना, ब्रिक सीमेंट ये मंगवाना पड़ा, तो बिल्डिंग का जो खर्च है वो इसी फंड में से जाएगा। आप इसको एक गुल्लक जैसा समझ लो कि इस गुल्लक में नाम लिखा हुआ है बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग के लिए जो भी आया इस गुल्लक में गया, और अगर बिल्डिंग के लिए जो भी खर्च हुआ है वो इसी गुल्लक से निकल रहा है, तो एक अलग फंड ही बनाया गया। तो बहुत सारे खर्च और इनकम के लिए क्या हो जाता है, अलग अलग फंड बनाए जाते हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, फंड बनते हैं। और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता था, पूरा जो इनकम और एक्सपेंस होता था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ही जाता था। तो इसका भी अकाउंटिंग हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे होता है। आगे आते हैं, इन केस द फंड इज लेस देन द एक्सपेंस, फंड जो है वो एक्सपेंस से कम है। जैसे फंड है हमारे पास 100 रुपए, ठीक है, और एक्सपेंस हो गया 150 रुपए। ठीक है, तो अब ये 50 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि हमारे पास गुल्लक में तो 100 ही रुपए पड़े हैं और 150 रुपए का खर्च है, तो क्या करेंगे, तो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज हो जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, expenditure of capital nature on account of special fund, example expenditure on construction of pavilion out of pavilion fund, should be shown in the asset side of balance sheet, and an equal amount should be transferred from special fund to capital fund। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी फंड कैपिटल नेचर के होंगे, कैपिटल नेचर के क्या होते हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा उस फंड से ही जाएगा। ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो एसेट साइड में हमारा शो होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है। और उतना ही जो अमाउंट होगा, जो भी खर्च हुआ है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, तो पवेलियन फंड से जो भी हमारा खर्च हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एक तो एसेट साइड में शो होगा और दूसरा है कि उतना ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल फंड में। अभी कैपिटल फंड क्या होता है, जनरल फंड क्या होता है, ये अभी आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। आ जाते हैं वही चीज को लेके हम लोग कि कैटेगरीज ऑफ फंड, फंड कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अनरेस्ट्रिक्टेड जैसा नाम यहाँ पे बोला जा रहा है, अनरेस्ट्रिक्टेड, तो अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया कि इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके यूजेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा गुल्लक हुआ जिसपे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको किसी, इसके पैसे को किसी चीजों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली इसे जनरल फंड या कैपिटल फंड कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड कहा जाता है। तो जनरल फंड या कैपिटल फंड आप ये समझ लो कि जैसे बैलेंस शीट में कैपिटल होता था वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड फंड। रेस्ट्रिक्टेड, अब नाम बोल दिया रेस्ट्रिक्टेड फंड, तो रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब कि अब इसका जो यूज है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, यानी जिस चीज के लिए लिखा हुआ है, जिस चीज का वो मेंशन है उसी के लिए वो यूज किया जाएगा, उसके अलावा किसी और चीजों के लिए उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे पहला है इंडाउमेंट फंड। इंडाउमेंट फंड किसे कहते हैं, तो इट इज अ डोनेशन विथ अ कंडीशन बाय डोनर फॉर यूज to use only the income earned from the investment of such fund for a specified purpose so that the original donated amount remains intact। जैसे अब इसमें क्या हुआ कि जो भी डोनर है ना, जिसने भी डोनेशन दिया है, वो डोनेशन देने के साथ साथ ही बोल दिया कि इसका यूज ना इसी चीजों के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल दिया है कि क्या करना है, कि सबसे पहले इसे इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने के बाद जो उसका इंटरेस्ट आता है, यानी जो भी उसका रिटर्न आता है, उसका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक डोनर है, डोनर ने क्या किया, 1 लाख रुपीज पेमेंट किए हैं, 1 लाख रुपीज दिया है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपीज इसने दिया, बोला क्या, इसे आप इन्वेस्ट करें, इस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, मान लेते हैं इस पे इंटरेस्ट आया है कितना, 10%, तो 10,000 रुपीज आया। अब इस 10,000 को, यानी कि ये इंटरेस्ट को आपको मंदिर बनवाने में लगाना है। ठीक है, अब ये बोल दिया
कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे टेम्पल एक बनाना है या मॉस्क्यू बनाना है, या एक पर्टिकुलर ये चीज बोल दिया, या फिर बोल दिया क्या कि ये अनाथ आश्रम के लिए ही होगा, यूज होगा। तो एक चीज स्पेसिफाई कर दिया ये जब, कि इसका जो भी इंटरेस्ट है वो इसी चीजों में इस्तेमाल होगा, ताकि ये जो अमाउंट दिया गया है ये रिमेन इंटैक्ट इंटैक्ट रहे, इसमें कोई चेंजेस ना आए। तो इसको आप इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट से जो चीज जो रिटर्न आएगा उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना है। ये हो गया एंडाउमेंट फंड, है ना। बहुत ज्यादा कंडीशन है इस डोनर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड है एनुइटी फंड। एनुइटी फंड किसे कहते हैं? तो एनुइटी फंड का मतलब क्या हो गया, देखो एनुइटी का मतलब जहां पे भी बहुत जगह पे आता है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में भी आता है, डेप्रिसिएशन में भी आता है। एनुइटी फंड क्या हो जाता है? एनुइटी फंड का मतलब कि डोनर ने क्या किया, पैसा दिया या कुछ भी वहां पे वो सर्टेन अमाउंट या कोई सर्टेन एसेट ही दी। एनुइटी फंड एस्टैब्लिश्ड व्हेन एनपीओ रिसीव एसेट फ्रॉम अ डोनर, ठीक है। कोई एसेट डोनर ने दिया है ऑर्गेनाइजेशन को विथ अ कंडीशन टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट पीरियडिकली टू डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरीज। जैसे इसमें क्या बोला गया कि डोनर ने क्या किया, पैसे पेमेंट किए या कोई एसेट दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं डोनर ने एक बिल्डिंग डोनेट कर दिया, ठीक है, बिल्डिंग डोनेट कर दिया, और वो बोला क्या कि आपको ये एक कंडीशन पे दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को हर महीने 10,000 रुपए ये एक पर्सन को देने पड़ेंगे, ठीक है। एक बिल्डिंग तो दे दिया, लेकिन इसमें क्या कंडीशन लगा दिया है कि पीरियोडिकली एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको इस बेनिफिशियरी को, इस पर्सन को आपको पेमेंट करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, एनुइटी फंड हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग लोन फंड। लोन फंड किसे कहते हैं? लोन फंड इज सेट अप टू ग्रांट लोन फॉर स्पेसिफिक पर्पस से टू परस्यू हायर स्टडीज। यानी लोन ग्रांट करने के लिए, कुछ एक पर्पस के लिए लोन ग्रांट जब किया जाता है तो उसके लिए लोन ग्रांट करने के लिए लोन फंड बनाया जाता है। फिर है फिक्स्ड एसेट फंड। कोई फिक्स्ड एसेट्स के लिए फंड, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन सभी के लिए फंड बना। तो अब वो किस लिए बना है? earmarked फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, कि किसी फिक्स्ड एसेट में हमें इन्वेस्ट करना है, या पहले से इन्वेस्टेड है हमारा कोई फिक्स्ड एसेट्स में पैसा, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्च होंगे, रिसिप्ट होगा, वो दोनों उसमें मेंशन किया जाएगा, प्लस माइनस होते रहेगा। फिर है प्राइज फंड। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टूर्नामेंट करवाते हैं या बहुत सारी चीजें करवाते हैं, तो उसमें प्राइज देने के लिए भी अब एक फंड बना दिया गया। यानी आप ये समझ लो कि एक गुल्लक है और हर गुल्लक में एक नाम लिखा हुआ है कि इसमें ये इस चीज के लिए पैसा आएगा, इस चीज के लिए ही बस निकलेगा, उसके अलावा और किसी चीजों के लिए नहीं निकलेगा, है ना। तो एक ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड फंड, और अनरेस्ट्रिक्टेड में वो लिखा ही नहीं रहता है, तो उसका इस्तेमाल किसी भी चीजों के लिए हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसका। चलो, तो कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले सीखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बेसिक फंड दिया गया, सॉरी बेसिक फंड नहीं, बेसिक टर्म्स दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस। सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? ऐसे खर्च जो डेली बेसिस पे होता है, डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए हमारे जो खर्च होते हैं, रिकरिंग नेचर के जो खर्च होते हैं, उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो ये कहाँ जाता है? ये जाएगा आपके डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको बताया भी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस जाते थे, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस डेबिट होगा, ठीक है। फिर है रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होगा? इनकम हुआ तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं जाता था, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के। दोनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हो गया? सैलरी पेड, हमने सैलरी दिया, तो सैलरी दिया तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो सैलरी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेस किया है, ठीक है, हमने बिल्डिंग परचेस किया या फर्नीचर परचेस किया, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एसेट साइड में जाएगा, एसेट बन जाएगा। फिर है एंट्रेंस फी या एडमिशन फी।
तो अब ये है क्या, ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके मेंबर्स भी लोग बनना चाहते हैं। तो मेंबर जब बनने के लिए जो पैसा देते हैं, एंट्री फी देते हैं, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी से कहा जाता है, ठीक है। उसके मेंबर बनने के लिए जब वो पैसे पे करते हैं तो उसे एंट्रेंस फी या एडमिशन फी कहा जाता है। ये भी रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है, यानी हर साल कुछ ना कुछ लोग इसमें ऐड होते ही जाएंगे। तो इसके लिए एंट्रेंस फी क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू रिसीट हुआ, और ये क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही सभी बेसिक्स चीजें ध्यान में रखनी है जो हम लोग को आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या हो जाता है कि वन टाइम एक तरह से पेमेंट हो गया कि लाइफ मेंबरशिप मिल गया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब ये हो गया कैपिटल रिसीट, क्योंकि एक ही बार में ह्यूज अमाउंट मिला है, तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड जो रहेगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसीट एंड सॉरी स्पेशल रिसीट। स्पेशल रिसीट क्या हो गया कि अब इसमें भी लिख दिया गया है कि ये पर्टिकुलर चीजों के लिए है स्पेशल रिसीट। इट मींस रिसीट ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर। एनुअल डिनर के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो सच कॉन्ट्रीब्यूशंस आर क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। ये सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। जैसे एनुअल डिनर अकाउंट इन दिस केस, यहाँ पे एक एनुअल डिनर अकाउंट बनाया गया एंड एक्सपेंसेस अगेंस्ट दिस रिसीट आर डेबिटेड टू इट, द बैलेंस इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो एक अकाउंट बना दिया गया, उसमें जो भी एक्सपेंस होंगे उसी अकाउंट से डेबिट होंगे और जो बच जाएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आगे आते हैं हम लोग डोनेशंस। डोनेशंस किसे कहेंगे, तो डोनेशन में बी रिसीव्ड बाय जनरल, में बी अ जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन। तो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने पेमेंट किया है, ठीक है, उसमें कोई रिटर्न नहीं है, तो वो हो गया डोनेशन। दूसरा चीज, इसमें दो तरह के डोनेशन हो सकते हैं, एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन किसे कहेंगे और स्पेसिफिक डोनेशन किसे कहेंगे, तो जनरल डोनेशन का मतलब कि डोनेशन in which donor does not specify any condition for its use। डोनर कोई कंडीशन नहीं लगाता है, सीधा वो पैसे दे दिया, डोनेट कर दिया, उसमें कोई कंडीशन वो नहीं लगाया। तो ऐसे डोनेशन जनरल डोनेशन होंगे, और जनरल डोनेशन कहाँ पे जाएगा, वो इनकम है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, डोनर स्पेसिफाइज द पर्पस फॉर विच डोनेशन कैन बी यूज्ड। It is a specific donation. It is capitalized and shown on the liability side of the balance sheet। ये कैपिटल फंड में जुड़ जाएगा, ठीक है, कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब अब वो बोल के दे रहा है कि इस चीज के लिए इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी क्या हो जाता है, लीगेसी का मतलब क्या हो गया, the amount received as donation by NPO under will of a deceased person. If no condition is specified, it is accounted as general donation, and if condition is specified, it is treated as specific donation। तो लीगेसी क्या हो गया, ये अपना जो विल होता है ना, तो विल क्या हो गया, दे दिया है एनपीओ को, ठीक है, वो विल दे दिया, कौन, डिसीज्ड पर्सन। अगर किसी का डेथ होने वाला है, कोई वारिस नहीं है, तो अपना जायदाद वो सभी किसके नाम कर दिया, एनपीओ के नाम कर दिया। अब अगर कुछ बिना कोई कंडीशन लगाए हुए वो अगर दान किया है, डोनेट किया है, तो वो जनरल डोनेशन में आ जाएगा, ठीक है। बिना कोई कंडीशन लगाए हुए वो अपना विल ट्रांसफर कर दिया एनपीओ पे, तो वो जनरल डोनेशन हो गया। लेकिन अगर स्पेसिफाइड कर दिया कंडीशन कि इसका इस्तेमाल इसी चीजों के लिए करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा फिर स्पेसिफिक डोनेशन। और अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाएगा और जनरल डोनेशन कहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आर कंज्यूमेबल एसेट्स एंड ऑन परचेज are debited to income and expenditure account when the assets are consumed, any amount realized from the sale treated as income and credit to income and expenditure account। तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा डेली पर्पस या कंज्यूमेबल एसेट्स में आ जाएगा, और ये जब भी हम परचेस करेंगे तो डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। जैसे स्टॉक, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक परचेस किया जाता है तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो उसी तरह का ये है हमारा।
और सेल करने पे जो भी पैसे आएंगे वो क्रेडिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसी तरह से हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स है, कोई ओल्ड एसेट है तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट में बी रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ये भी हो सकता है। बुक वैल्यू इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट एंड while profit if any is credited and loss if any is debited to income and expenditure account। तो जैसे हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एसेट सेल करते थे तो एसेट सेल करने पे वो क्या हो जाता था, एसेट खत्म हो जाता था और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होते थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे। उसी तरह का यहाँ पे भी होगा कि इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा, सेल होगा तो एसेट खत्म हो गया और जो भी उस पर प्रॉफिट या फिर लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, लॉस आ रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज अकाउंटेड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ऑनोरेरियम इज अ टोकन पेमेंट made to person who has voluntarily undertaken a service which would normally command a fee is debited to income and expenditure account। अब है क्या, जैसे मान लेते हैं कि हमने टूर्नामेंट करवाया, वहां पे किसी चीफ गेस्ट को बुलाया, तो चीफ गेस्ट को बुलाया तो वहां उन्हें कुछ पेमेंट हमने कर दिया या पेमेंट कर दिया या उन्हें कुछ डोनेट कर दिया, जैसे होता है ना कि उन्हें सॉल गिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया ऑनोरेरियम, यानी कि उनके सम्मान में जब दिया जाता है कोई चीज वो एक टोकन पेमेंट हो गया या कोई कुछ खर्च किए जा रहे हैं उसे ऑनोरेरियम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब्सक्रिप्शन क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसे हम अच्छे से सीखेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहला इनकम है। ठीक है, इनकम है, इट इज अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली सो दैट द मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। सब्सक्रिप्शन, अब जैसे आप क्या हो गया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये सभी आप देखते होगे ना, तो वहाँ पे क्या है कि वो सर्विसेज आपको अवेल करने के लिए आपको रेगुलर पेमेंट करने पड़ते हैं, मंथली या आप जैसे भी आप पेमेंट करते हो, तो आपको उसके मेंबर बने रहने के लिए उसका जो भी बेनिफिट्स है वो उठाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट करने पड़ते हैं। उसी तरह से एनपीओ में भी उसके मेंबर बने रहने के लिए मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, है ना, पीरियडिकली, मंथली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, जिस भी तरह का वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट करते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, ये एनपीओ के इनकम का एक सोर्स है। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। अब यहाँ पे देखो ये एक्रूअल बेसिस पे चलता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो भी एक्सपेंस, जो भी ये सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का हो, चाहे हमें मिला हो या नहीं मिला हो, वो हमें इसी ईयर में रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, फ्यूचर ईयर और पास्ट ईयर को एडजस्ट किया जाता है। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड दैट इज आउटस्टैंडिंग आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो अभी तक सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला है तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं और जो एडवांस में मिल गया है उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि जो करंट ईयर का होगा उसे ही हम लोग उस करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, पास्ट और फ्यूचर ईयर को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग रिसीट एंड पेमेंट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तो इसके फाइनल अकाउंट्स में जो एनपीओ है, एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स में तीन चीजें आ गई, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया और तीसरा बैलेंस शीट हो जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अंडर एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट। तो कैश बुक के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है, यानी इसको समरी ऑफ कैश बुक भी कहते हैं। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है उसे हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बेसिस पे इसे प्रिपेयर किया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव अ फेयर आइडिया अबाउट द कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश बैलेंस है ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलता है। अच्छा, एक बात और कि इसमें हम लोग जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है, वेदर इट इज रिलेटेड विद द पास्ट ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो हमें रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी एडजस्ट होता है, ठीक है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से हमारा मिलता जुलता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको इसके डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है कि कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में तो कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेसिस पे ही प्रिपेयर किया जाता है, और कैश बुक जो है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बोला, रिसीट और पेमेंट के बेसिस पे कैश बुक रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसके बेसिस पे कैश बुक रिकॉर्ड हुआ। और कैश बुक के बेसिस पे फिर क्या होता है, बेसिस पे फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। और वहीं कैश बुक कब प्रिपेयर किया जाता है, तो कैश बुक तो हमारा जर्नल का पार्ट है, इसीलिए डे टू डे ट्रांजैक्शंस ये डेली रिकॉर्ड किया जाता है, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और कैश बुक हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो एनपीओ हो चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। Side under it there are receipt and payment side instead of debit and credit। receipt and payment में कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, और कैश बुक में तो डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। लेजर फोलियो, नेक्स्ट है लेजर फोलियो। देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता है, और कैश बुक में लेजर फोलियो का कॉलम होता है ना। लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर जनरली होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो चीज नहीं होता है। आगे अब हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। चलते हैं, तो थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान में रखना ये पूरा एक पावर पॉइंट में नहीं आ पाता, तो इसीलिए इसका फॉन्ट हम छोटा कर दिए, और अगर फॉन्ट बड़ा अगर कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक साल के अंत में बनाया जा रहा है। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है रिसीट, और राइट हैंड साइड है पेमेंट। और फिर आप यहाँ पे देख लो कि जो भी रेवेन्यू पेमेंट हो रहे हैं और कैपिटल पेमेंट है, दो चीजें यहाँ पे बोला गया, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल और रेवेन्यू में आप डिफरेंस जानते हो, जैसे रेवेन्यू पेमेंट क्या हो गया, सैलरी देना हो गया, ठीक है, फिर रेंट देना हो गया, पोस्टेज, ये सभी चीजें इसमें आ गई। जितने भी रेवेन्यू पेमेंट है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, खर्च है हमारा। और कैपिटल पेमेंट जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने किया, बुक्स परचेज किया, लोन रीपेमेंट किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और जो बैलेंस बच गया वो हमारा नीचे आ गया, ठीक है। कैश का और बैंक का जो बैलेंस बचता है वो नीचे आ जाता है हमारा, ठीक है। अब इधर देखा जाए हमारा कि रिसीट, लेफ्ट हैंड साइड में रेवेन्यू रिसीट आएगा, तो जितने भी हमारे रिसीट है, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, इंट्रेंस फी हमारा इनकम है, जनरल डोनेशन हमारा इनकम है, जनरल ग्रांट्स हमारा इनकम है, तो जो जो रिसीट हो गया वो सभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड होगा। और कैपिटल रिसीट भी, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन, ठीक है, ये सभी लीगेसीज वगैरह, इंडाउमेंट फंड हो गया, ये सभी हमारा आ गया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ना रेवेन्यू और कैपिटल में यहाँ पे डिफरेंस करता है, सभी रिकॉर्ड होंगे, सीधा सीधा यहाँ पे मतलब है जो जो कैश में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सभी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। कैश में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, पेमेंट हो चाहे रिसीट हो, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो बहुत समय आपका क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्स में जो होता है, क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपके बुक में भी एक दो क्वेश्चंस में ही मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, लेकिन अदरवाइज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा। दो अकाउंट उससे आपको बनाने हैं, क्या बनाने होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको उसे बनाने होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है।
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे बोल रहा है आपको बनाने के लिए, दे रखा है क्वेश्चन हमारा कि ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ कैश एंड बैंक ऑन 1 अप्रैल वाज 8500। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, करंट ईयर का भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर का दे रखा है, फ्यूचर ईयर का दे रखा है, लाइफ मेंबरशिप फी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, टूर्नामेंट फंड दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है और सैलरी दे रखा है। नीचे में दे रखा है कि चार्ज डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट 10%, सैलरी आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट। अब देखो ये जो नीचे में आपको दे रखा है, ये जो लाइन है, ये लाइन में क्या दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन, ये सभी नन कैश हो गए। ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, नन कैश है, नन कैश आइटम्स हैं। डेप्रिसिएशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम, ये नन कैश है, तो ये नन कैश वाले तो इसमें जाएंगे नहीं, बाकी ऊपर का सब जाएगा। तो क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा बैलेंस दे रखा था, बैलेंस दे रखा है ना, बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का 8500, तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए बैलेंस 8500। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा था, है ना, 3 साल का, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है फ्यूचर ईयर का है, करंट ईयर का है, पास्ट ईयर का, जो भी कैश में रिसीव हो गया उसे लिख लेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन फिर भी हम लिखेंगे इसमें। डोनेशंस और टूर्नामेंट फंड, ये सब हमें मिला है, इसे लिख लेंगे। जो जो पेमेंट हमने किया, इन्वेस्टमेंट पे, फर्नीचर पे, टूर्नामेंट एक्सपेंस पे, सैलरी पे, और जो बच गया वो हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, और दूसरा देखा हमने कि नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम जो भी होंगे उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे ऊपर में हमने अभी देखा, ये तीन चीज, डेप्रिसिएशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इंटरेस्ट जो था, इसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका बस फॉर्मेट हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये एंड में बनाया जाता है टू असर्टेन सरप्लस और डेफिसिट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा, उसके बदले में सरप्लस या डेफिसिट, तो प्रॉफिट के बदले में सरप्लस और लॉस के बदले में डेफिसिट वर्ड यूज किया जाता है। मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू रिसीट इनकम, इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने ये आपको पहले ही बताया कि एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। तो जो भी करंट ईयर का है, चाहे हमने पे किया या नहीं पे किया, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी रेवेन्यू इनकम है जो करंट ईयर का है हमारा, तो चाहे हमने रिसीव किया या नहीं किया, हमें उसे रिकॉर्ड करना है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर सच एज डेप्रिसिएशन आर अकाउंटेड, नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैश बेसिस पे नहीं बन रहा है, ये कौन से बेसिस पे बन रहा है, अक्रूवल बेसिस पे। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम आर नॉट कंसीडर्ड। यहाँ पे कैपिटल इनकम और कैपिटल रिसीट जो है, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट में क्या है, चलते हैं। तो फॉर्मेट में हमारा दे रखा है जैसे सैलरी, एक डेबिट साइड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड इनकम। सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ये सभी खर्च है, ये हमारा डेबिट साइड आ गया। फिर सब्सक्रिप्शन, जितने भी इनकम है ये हमारे इस साइड आ गए। क्रेडिट साइड जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, तो सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल लिख तो दिया है, प्लस और माइनस आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको मैं सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको उसके लिए डिटेल वीडियो ये बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है इंट्रेंस फी, डोनेशंस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सन्डे रिसीट। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताया और इसका अकाउंटिंग कहाँ पे होगा वो भी बताया है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। फिर है सरप्लस या डेफिसिट आएगा, और क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से तो ऑलवेज सरप्लस आएगा, और डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से तो डेफिसिट आएगा, लॉस आ जाएगा।
आगे देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो तरह का बैलेंस शीट दिखेगा। एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाया जाता है? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे आप देखो कि द बैलेंस शीट शोज एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। तो कैपिटल वर्ड के लिए यहाँ पे कैपिटल फंड यूज किया जाता है। अब इसके लिए एक ओपनिंग बैलेंस बनेगा, कब बनता है? जब हमारा कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं गिवन है और बाकी डेटा दिया हुआ है, तो हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस की मदद से कैपिटल फंड निकालना होता है। एसेट साइड में जितने भी एसेट्स है वो लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में वो लिखेंगे, और जो उसका बैलेंस बच रहा है वही कैपिटल फंड हो जाएगा। और इसके बाद अच्छा, कैपिटल फंड का आप ये भी देख सकते हैं एक फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब आगे हमारा बैलेंस शीट जो यानी कि साल के अंत में बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो इसमें बैलेंस शीट में क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कैपिटल फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस जैसे कैपिटल के जैसा है। ओपनिंग बैलेंस, इसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा, डेफिसिट रहेगा तो लेस हो जाएगा। एंट्रेंस फी जो कैपिटलाइज्ड अमाउंट है वो, और लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी ये है। उसके बाद जितने भी रेस्ट्रिक्टेड फंड होंगे, स्पेसिफाइड फंड जैसे बिल्डिंग का है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन आया तो प्लस करेंगे, इनकम आया तो प्लस करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम लोग अगर कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है। कुछ अगर इसमें से खर्च हुआ तो इसे माइनस कर देंगे इसमें से। फिर ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का, उसमें भी डोनेशंस, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्लस करेंगे, और लेस कर देंगे हम लोग इसमें अगर कुछ उससे खर्च हो रहा है, जैसे स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड। जितने भी करंट लायबिलिटीज होंगे वो नीचे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और एसेट साइड में हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आ गए। फिर करेंट एसेट्स आ जाएगा जितने भी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है, यानी एनपीओ का बेसिक्स हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।